ये करिकुलम की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम इन की कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझें, ताकि इसके ऊपर हमारा जो भी फाउंडेशन होगी वो बिल्ड होगी। और ये एसेंशियल टर्म्स हैं जो आप डे इन डे आउट जो है ना, इन चीज़ों को आप देखते रहेंगे। सो विल स्टार्ट विद दी कि करिकुलम है क्या। ठीक है ना। सो करिकुलम इज बेसिकली अ रोड मैप, ये गाइडलाइन फॉर टीचिंग इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, टेक्निक एंड असेसमेंट अकॉर्डिंग विद दी आउटकम्स के हवाले से होता है। इस the main components are designed to develop concepts from basic level to increasingly complex topics or skills, and it's not an isolated signpost है यानी कि ये वो मेन की इश्यूज होते हैं जो इसको करिकुलम को एक सिलेबस से जो है वो डिफरेंशिएट जो है वो कर रहे होते हैं। एंड देन इट कीप्स हेल्प्स यू कीप द थिंग्स ऑन द राइट ट्रैक। बहुत ज़रूरी होता है कि करिकुलम जब भी एक डॉक्यूमेंट आप देखते हैं, उसका मकसद ये होता है कि ये किबला जो है वो एजुकेशनल किबला जो जिसको हम कहते हैं, कि वो उसको जो है ना वो एक सही डायरेक्शन में रखता है। तो एक करिकुलम इज बेसिकली अ प्लान्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंस, और एजुकेटर्स इसके ऊपर एक बहुत मेन एम्फेसिस देते हैं, बिकॉज कोई भी इंस्पेक्शन या रेगुलेटरी बॉडी जब भी आपके पास आएंगी, तो वो आपकी जो परफॉर्मेंसेस को गेज जो करेंगी, वो इन लाइन ऑफ द करिकुलम करेंगी। तो वो करिकुलम में क्या लिखा हुआ है और उसके हिसाब से आप लोग की क्या एक्टिविटीज प्लान की गई हैं, उसके भी फाइनल डिटेल्स हम और मजीद डिस्कस कर लेते हैं। तो करिकुलम के साथ एक करिकुलम डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच होता है, जो बेसिकली जिसके अंदर सारी स्पिरिट और जो है वो इसके अंदर जो है वो होती है। इसके अंदर एक जो सबसे पहले जो एक टाइटल एंड कोर्स इंफॉर्मेशन होती है कि ये करिकुलम जो है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। एंड देन यू हैव एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि क्लियरली स्टेट जो है वो होने चाहिए। अभी हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पे भी बात कर लेते हैं कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या फ़र्क है। एंड देन यू हैव द कोर्स एंड द प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन, कि वाई दिस कोर्स इज नीडेड। हम कोशिश करेंगे कि अपना फोकस थोड़ा सा अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे ही फोकस रखें, क्योंकि आखिरी में हम एक पीएमडीसी का डॉक्यूमेंट भी थोड़ा सा रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह इसको। एंड देन इट इज एफिलिएटेड विद के साथ में इसमें लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए होते हैं, की कंटेंट एंड टॉपिक्स जो है वो इसमें मेंशन होते हैं। इसमें टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज डिफाइन होती हैं, असेसमेंट कैसे होगी, इवेल्युएशन कैसे होगी, प्रोग्राम कैसे आप इवेल्युएट करेंगे इस करिकुलम को, वो इसमें मेंशन हुआ होता है। जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो इसके अंदर जो है वो मेंशन की हुई होती हैं, कि इस करिकुलम को अचीव करने के लिए आपको रिसोर्सेज क्या चाहिए होते हैं। देन देर इज अ शेड्यूल एंड अ टाइमलाइन के किस ड्यूरेशन में ये कितने ड्यूरेशन में कोर्स चलेगा, और कितने महीने साल के अंदर आप अपने जो आउटकम्स हैं उसको आप जो है वो अचीव कर सकेंगे। एंड देन अगर कहीं पे टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन है आजकल, जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेशली इन द पोस्ट कोविड एरा, तो उसको आप कैसे जो यूटिलाइज करेंगे इन योर टीचिंग एंड लर्निंग, वो स्पेसिफिकली मेंशन होगी, बिकॉज वो रिसोर्सेज के साथ ही लिंक्ड होती हैं। व्हाट स्टूडेंट्स विल रिक्वायर लर्निंग सपोर्ट, वो भी इसमें जो है बहुत ज़रूरी होता है कि वो स्टूडेंट्स को क्या सपोर्ट की ज़रूरत है, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए, मेंटोरिंग चाहिए, ऑनलाइन सेशंस अलग से चाहिए, रिसोर्स लाइब्रेरीज चाहिए। ये सारे के सारे सपोर्ट्स क्लियरली आइडेंटिफाइज करिकुलम में होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि करिकुलम का स्कोप कितना है। फैकल्टी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई होती है इस कोर्स के हवाले से, कि व्हाट फैकल्टी नीड्स टू नो अबाउट द कोर्स, कि ना उनसे क्या, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम दी कोर्स डिजाइनर्स, वो क्लियर मेंशन होता है। पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस होती हैं रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन और इसकी रनिंग के हवाले से। एंड देन यू हैव अ कोर्स एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन के बारे में जो होता है, कि कैसे ये इसको आप प्रोग्राम को कोर्स को इवैल्यूएट कैसे करेंगे। तो और प्लस लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में, कि लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग कहाँ पे हो रही है, ओपीडीज में हो रही है और ओटीज में हो रही है, स्किल लैब में होगी। तो ये सारे इन्वायरमेंट जो हैं वो डिफाइंड होते हैं, वार्ड्स में है, इमरजेंसीज में है, ये सारा का सारा इसमें डिटेल आउटलाइन होता है। फिर रेफरेंस एंड साइटेशन विथ रेफरेंस टू, अगर कोई करिकुलर डॉक्यूमेंट पुराना कोई बना हुआ है, या कोई आप स्टैंडर्ड गाइडलाइंस या पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर जरूर जो एक दफा मेंशन जरूर की जाती है उसके अंदर।
और लर्निंग पाथवेज भी साथ में डिफाइन कर दिए जाते हैं कि हर चीज़ को लर्न करने के लिए हमारा क्या एक स्पेसिफिक पाथवे और क्या चीज़ होगी, उसके हिसाब से हमें फिर इसको आगे टेक ऑन करेंगे। तो दूसरे हम की टर्म सर के बारे में। सर जो ये चीज हम कहें, जो आपने 5 अल्फाज दिए थे, तो वो सारे कोर्स डॉक्यूमेंट के रिलेटेड इसके अंदर ही आते हैं। यही बेसिकली यही चीजें इसके पार्ट है। जो जो आपने 5 डेफिनेशन हमें डिस्कस करने के लिए कहा था ना, तो मेरे मेन करिकुलम है, उसमें सारी चीजें आती हैं। यही जी चीज है। बिल्कुल। देखिए करिकुलम जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि और जो करिकुलम डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट है बेसिकली, जिसमें आप ये सारी चीज़ों को जो है वो इम्बेड करते हैं इन टर्म्स ऑफ अलाइनमेंट की फॉर्म में। यानी कि जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन जो है करिकुलम में होनी चाहिए वो उसके अंदर मेंशन जो है वो होती है। तो ये की टर्म्स जो है ना, अभी हम थोड़ा सा करिकुलम सिलेबस में डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो वो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह। दूसरा हमने बात की थी करिकुलम मैपिंग के हवाले से। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इट्स अ मैप। तो मैप क्या करता है कि इट हेल्प्स यू, इट्स अ सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसमें आप विजुलाइज एनालाइज कर लेते हैं कि स्कोप एंड सीक्वेंस ऑफ अ करिकुलम। बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो करिकुलम है, जैसा आप उसको प्लान कर रहे हैं, वो वो प्रॉपरली तौर पे एग्जीक्यूट हो। तो ये ओवरव्यू आपको बताता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, व्हाट, और ये एजुकेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ कैसे अलाइन हो रहा है। उसमें इस चीज़ को जो है वो करिकुलम मैपिंग जो है वो, इसकी वेरियस टेक्निक्स होती हैं। हमारा आज का स्कोप वो नहीं है, बट यू शुड बी फेमिलियर विद दीज टर्म के करिकुलम मैपिंग भी चीज़ होती है जिससे आप एक ओवरव्यू अपने करिकुलम का देख सकते हैं कि क्या वो एजुकेशनल गोल्स को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये वही स्ट्रैटेजी होती है कि जिसमें जब भी पीएमडीसी से या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी के इंस्पेक्टर्स या सीपीएसपी जब आते हैं, तो वो देखते हैं कि एक डिजाइन करिकुलम जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी अलाइनमेंट मौजूद है कि नहीं है। चाहे वो उसके लिए टाइम टेबल आपसे मांगे, चाहे वो आपसे जो है वो अटेंडेंस शीट मांगे, चाहे वो जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उनके कोर ऑब्जेक्टिव मांगे, मकसद ये होता है कि वो एक अलाइनमेंट रिव्यू के लिए जो है वो किया जाता है। और उसके लिए करिकुलम मैपिंग जो होती है वो एक एक बहुत एक अच्छा टूल होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और मकसद सिर्फ यही होता है कि जो आपने करिकुलम बनाया है वो अपनी ट्रू स्पिरिट के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। करिकुलम के साथ हमेशा एक टर्म सिलेबस जरूर साथ में जो है वो आता है, और कुछ लोग इसको इंटरचेंजेबली जो है ना वो समझ रहे होते हैं, बट बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट इन अपनी स्पिरिट के हवाले से। करिकुलम को अगर हम इन नटशेल अगर सोचें तो एक बड़ी अम्ब्रेला है जिसके अंदर सिलेबस एक जस्ट अ पोर्शन ऑफ इट वो आता है। तो करिकुलम का मेन जो स्कोप जो होता है वो पूरे एंटायर एजुकेशन प्रोग्राम को देखता है, बल्कि सिलेबस जो है वो एक स्पेसिफिक कोर्स विद इन द प्रोग्राम जो है वो उसको जो है वो देखेगा। डिटेलिंग करिकुलम में बहुत ज्यादा होती है, सिलेबस के अंदर जो है वो डिटेलिंग जो होती है वो माइक्रोफोन अनम्यूट है। अनम्यूट का मतलब है म्यूट है। ओके प्लीज अनम्यूट म्यूट कर। ओके। अच्छा, दूसरा ये है कि जो लेवल ऑफ डिटेलिंग होती है, जैसे हम बात कर रहे थे कि करिकुलम में ज्यादा होती है, सिलेबस में जो होती है वो बहुत डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक होता है, मतलब इट इज वेरी इन रिलेशन टू नहीं द कोर्स होता है। दूसरा जो पर्पस जो होता है वो करिकुलम, वो आपको एक ओवरऑल एजुकेशन फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है। और जो सिलेबस है वो एक पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड होता है। तो अगर हम बाकी भी अगर इन डिटेल्स अगर हम देखें जैसे डेवलपमेंट के हवाले से, तो करिकुलम जो होता है इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर जो है वो बनाया जाता है। लेकिन अगर आप एज एन इंडिविजुअल कोई काम कर रहा है तो वो सिलेबस जो है वो कहलाएगा। सो इसका मतलब ये की डिफरेंस है कि करिकुलम कैन नॉट बी मेड बाय एन इंडिविजुअल।
तो ये एक बहुत एक की डिफरेंस है जिसको समझने की जरूरत है। दैट मीन्स अगर आप करिकुलम डेवलपमेंट की कहीं भी बात करेंगे, यू नीड टू हैव अ टीम ऑफ एजुकेटर्स एंड रेलेवेंट कंसल्टेंट एंड सेक्टर स्पेशलिस्ट आपको चाहिए होंगे जो आपको डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। इसके अंदर जो है वो गोल्स, ऑब्जेक्टिव, थीम्स वगैरह क्लियरली डिफाइंड होती हैं। इसके अंदर यूजी शेड्यूल्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगी, असेसमेंट्स के बारे में बात होगा, बट सिलेबस गोल्स पे और ऑब्जेक्टिव पे फोकस नहीं करता है, जबकि करिकुलम जो है वो हमेशा इनके ऊपर जो फोकस करता है। एजुकेशनल फिलॉसफी डिफाइंड होती है करिकुलम की, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, बिहेवियरल है, ये इसमें ऑलरेडी क्लियर होगी, जबकि ये जो सिलेबस है वो एक स्पेसिफिक एक कोर्स ऑब्जेक्टिव के हवाले से सिर्फ रन होगा, उसमें फिलॉसफी नहीं होती। ये एक वन ऑफ द मेजर डिफरेंस है जिससे आप एक अपनी अलाइनमेंट को चेक कर रहे होते हैं कि आप जो सेलेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज वगैरह जो है या असेसमेंट स्ट्रेटजीज जो है वो इस फिलॉसफी के हिसाब से मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही। ठीक है ना। असेसमेंट मेथड्स भी इसी तरीके से दोनों के में जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन एक एक अप्रोच जो है वो करिकुलम देता है, स्पेसिफिक असेसमेंट क्या होनी है वो सिलेबस में मिलता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए करिकुलम को जो है वो देखा कि एस्पेक्ट से देखा जाता है, बल्कि सिलेबस में इज अ शॉर्ट टर्म के हवाले से होता है। तो ये मेजर कुछ चीजें हैं कि जो वो देखी जाती हैं। स्टूडेंट पर्सपेक्टिव गाइडेंस के हवाले से ये पूरा स्टूडेंट को एक मैप देता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड। फॉर एग्जांपल को आप जैसे सीएचपी में आएंगे तो सीएचपी का भी एक पूरा एक पूरा करिकुलम है, उसके अंदर उसके जो है ना वो एजुकेशनल प्रोग्राम में सारी चीजें डिटेल्स वगैरह स्पेसिफाइड हुई भी होती हैं। और अगर स्पेसिफिक कोई कोर्स अगर आ जाएगा उसी में कोई हम स्टैंड अलोन, जैसे आज का हम अगर हम एक स्पेसिफिक कोर्स अगर रन कर रहे हैं तो वो उसका एक स्पेसिफिक पोर्शन के अंदर जो है वो आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई हमें ये क्यों जरूरत है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब तक हम इस वाई को नहीं समझेंगे हम आगे मूव नहीं कर सकते। तो ये इट्स प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव फाउंडेशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। तो इसीलिए करिकुलम जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपकी फाउंडेशन जो है वो मजबूत हो। जो स्टूडेंट्स जितने भी आपके पास हैं उनके लिए ये एक समझेंगे रोड मैप बनाएगा। तो जितना आप उनके लिए प्लानिंग अच्छी करके देंगे उतना अच्छा जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेहतर रहेगी। इसी तरीके से टेक्स यू थ्रू, गाइड्स यू थ्रू द इंस्ट्रक्शन, इफेक्टिव प्लानिंग में हेल्प करता है। रिस्पॉन्सिव टीचिंग से मुराद ये है कि जितनी आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी करिकुलम के बारे में होगी उतनी अच्छी आप उसी हिसाब से टीचिंग एंड लर्निंग आप अपनी जो डिज़ाइन कर सकते हैं। असेसमेंट्स को उसी के हवाले से देख सकते हैं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी और असेसमेंट मेथडोलॉजी बेहतर है। तो यू कीप ऑन जगलिंग बिटवीन व्हाट इज़ राइट फॉर यू। तो करिकुलम एज एन एजुकेटर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम राइट टूल्स असेस करें फॉर असेसमेंट ऑफ द राइट थिंग्स, ताकि हमारी जो हम बात करते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के फैसेट्स जो होते हैं वो सही लुक आफ्टर हो। स्टूडेंट्स की पर्सनलाइज लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप करिकुलम को भी बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स की नीड्स को नहीं समझेंगे तो करिकुलम जो है वो लाइकली टू जो है वो फॉल फ्लैट ऑन द फेस पे चला जाएगा। करिकुलम हमेशा अपने गोल्स के साथ अलाइन में होता है और उसके अलाइनमेंट को हमेशा जो है वो चेक किया जाता है। इसी तरीके से उनकी अलाइनमेंट जो है असेसमेंट के साथ भी लिंक्ड होती है। जो जैसे पढ़ाया गया है उसकी जो असेसमेंट होती है वो भी उसके हिसाब से हो। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे नॉलेज है, नॉलेज को कैसे असेस किया जाता है। अगर स्किल्स हैं तो उसको कैसे असेस किया जाएगा, अगर कोई इफेक्टिव डोमेन्स है तो कैसे असेस किया जाएगा, तो वो उसके हिसाब से ही देखा जाएगा। फिर दूसरा ये है कि एज एन एजुकेटर जैसे आप लोग भी CHP कोर्स कर रहे हैं, उसका एक मकसद तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जिसको आप मीट कर रहे हैं, एंड देन देयर इज थिंग कॉल्ड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो कुछ लोगों का इसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है कि वो जब पढ़ा रहे हैं तो वो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो है ना ये इन कोर्सेज को लेते हैं। तो इसीलिए जो करिकुलम है की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी है कि आप जो है वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें। करिकुलम को इफेक्टिव करने के लिए कभी कभार आपके पास रिसोर्सेज जो होती हैं वो स्केर्स होती हैं, कम होती हैं, तो उसके लिए कोलैबोरेशन की नीड पड़ती है आपको। प्लस इवन विद इन दी डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूट के अंदर आपको लिएजॉन करना होता है। तो जितना अच्छा आप करिकुलम को अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे उतनी अच्छी आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, क्योंकि करिकुलम आपको एक ओवरऑल पिक्चर देगा
उसके लिए बेस्ट चीज कहाँ से हमें मिलेगी? फॉर एग्जाम्पल, आप सूचरिंग सिखाना चाहते हैं, नॉट टाइंग स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टीम में पहले सिखाएंगे या आप उसको स्किल लैब में ले जा करके उसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे? ये डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा कोलैबोरेट कर सकते हैं बिटवीन द सर्जिकल टीम एंड विद द स्किल लैब टीम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो हम देखते हैं। एंड फिर एट द एंड ऑफ द डे ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का जो जरिया जो बनता है, विच लीड्स टू द स्टूडेंट सक्सेस विच वी ऑल होप एंड प्रे फॉर। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि करिकुलम अगर हमें डेवलप करना है तो उसके लिए ये कर्न का एक 6 स्टेप मॉडल है जिसको हम जो है वो थोड़ा सा ब्रीफली ओवरव्यू करेंगे, विच स्टार्ट्स विद द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड जनरल नीड असेसमेंट, देन फॉलोड बाय टारगेट नीड्स के हवाले से बात करेंगे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एजुकेशन स्ट्रेटजीज देखेंगे कि कौन कौन सी एजुकेशन स्ट्रेटजी यूज हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या चैलेंज आएंगे, एंड देन वी विल हैव द इवैल्यूएशन फीडबैक एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू। हर साइकिल जो है वो हर चीज आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड जो है वो मौजूद है, तो वो हर चीज एक दूसरे को इफेक्ट कर रही होती है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको हेल्प करते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर और वाइस वर्सा के अंदर। इसी तरीके से आपकी जो टारगेट नीड असेसमेंट जो है वो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके लिए आपके पास जो रेलिवेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो, उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो इट इज़ अ वेरी वेल निटेड सॉर्ट ऑफ एन अप्रोच। लेकिन अगर हम इसको आइसोलेशन में अगर एक एक चीज़ को ब्रेक डाउन करें तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप जो आ जाता है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नीड्स होती है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है क्या? ठीक है ना, कि इसमें कि ये करंट प्रॉब्लम कैसे इसको एड्रेस कर रहा है और आइडियली क्या होना चाहिए। तो बेसिकली यू डू अ कंपैरिजन बिटवीन व्हाट इज बीइंग डन एट द मोमेंट एंड हाउ आइडियली इट शुड हैपन। आप एक इमेजिन करें कि आप कोई एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि एमबीबीएस प्रोग्राम ले लेते हैं, कि एक करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है एमबीबीएस प्रोग्राम का, लेकिन आइडियल सिचुएशन के अंदर आपके पास जहन में एक मॉडल है जो एक हो सकता है किसी और इंस्टीट्यूट के अंदर या कहीं और पे वो अप्लाई हो रहा है। तो उन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है, जब आप उसको मैप करेंगे, यू वुड नो के जो दोनों में डिफरेंसेस जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर आपने जो बिल्ड करना होता है। तो इसके लिए जब भी नीड असेसमेंट होती है उसमें एक तरफ तो यू हैव पेशेंट्स, सोसाइटी, मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, और दूसरी तरफ आपके पास उनके क्लिनिकल आउटकम्स हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज हैं, या हेल्थ केयर रिसोर्सेज के बारे में है, पेशेंट्स प्रोवाइडर सेटिस्फैक्शन है, वर्क प्रोडक्टिविटी। तो आपने इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस जो है वो ढूंढना है। वो बैलेंस एग्जिस्टिंगली कैसे चल रहा है और आइडियल कैसे होना चाहिए, वो दोनों चीज़ों को जो है वो एड्रेस करता है। तो अब उसके लिए जाहिर सी बात है यू वुड नीड इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी जो है वो सॉरी, आप अवेलेबल इंफॉर्मेशन को रिव्यू करेंगे, यू माइट टेक दी हेल्प फ्रॉम कंसल्टेंट्स एंड एक्सपर्ट्स यूज करेंगे, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आप जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट की जाएगी। अब कोई भी इंफॉर्मेशन आजकल के दौर में जब आप रिव्यू के लिए जाते हैं तो आप एविडेंस बेस जो है ना वो स्टडीज जो है उनको जो है रिव्यू करते हैं। उसके अंदर पे पब्लिश्ड ओरिजिनल स्टडीज हैं, आर्टिकल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, रिकमेंडेशन बाय ये जो है वो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट्स की करिकुलम डॉक्यूमेंट्स है। फॉर एग्जांपल कि आप ए यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव यू नीड टू सी के बी सी डी यूनिवर्सिटी जो है वो कैसे अपना करिकुलम को उसने जो है वो प्लान किया हुआ है। फिर इसके अलावा यू गोइंग टू लुक एट दी पब्लिक हेल्थ स्टेटिस्टिक्स के कहाँ पे जो है ना इस वक्त हमारी नीड क्या है। हो सकता है कि हम उन टॉपिक्स को ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हो जो पहले जिनकी जो थी रेलेवेंस ज़्यादा होती थी, लेकिन वो अभी तक टाइम ऑनर्ड होके पढ़ा रहे हैं, जबकि मेडिसिन जो है वो हर साल इवॉल्व कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के एरा में के बाद जो है अगर हम स्टूडेंट्स को कोविड से रिलेटेड उसके फॉल आउट्स और मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं तो एक बहुत बड़ा चंक एरिया जो है वो रह जाएगा। तो वो क्योंकि एक पैंडेमिक से पूरा जो है दुनिया गुजरी है, तो दैट हैज टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द करिकुलम के, एंड इट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी कवर्ड इज अनदर इशू।
दूसरा यही है कि आप क्लिनिकल रजिस्ट्री डेटा देखते हैं और बहुत सारे और अदर डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं। फिर इसके बाद यू माइट रिजॉर्ट टू इनफॉर्मल कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट्स। फॉर्मल कंसल्टेशंस हो सकती हैं, कंसेंसस मीटिंग्स बुलाई जा सकती हैं, और उसके बाद आपने अगर ये है कि इसके दरमियान भी बीच में गैप्स मिल रहा होता है तो यू कैन कवर इट थ्रू सर्वेज, फोकस ग्रुप्स, ठीक है। और बेसिकली बहुत सारे जो स्टडीज होती हैं उनके थ्रू भी आप जो है उनको गैदर कर सकते हैं। ये लिस्ट बहुत एग्जॉस्टिव है, बस ओवरऑल एक नटशल समझने की ज़रूरत है कि एक जब नीड असेसमेंट की जाएगी तो उसमें करंट प्रैक्टिसेस और साथ में जो रीसेंट जो जो डिजायर्ड आउटकम्स जो है उन दोनों के गैप को ब्रिज करने के लिए आपको वेरियस मेथड्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। एक दफा आपकी जनरल नीड असेसमेंट हो जाती है तो यू मूव ऑन टू टारगेटेड नीड असेसमेंट, यानी कि अब आपका इंडिविजुअल्स को क्या चाहिए। अब वो इंडिविजुअल्स क्या है, जो आपके लर्नर्स हैं और इन्वायरमेंट है, दोनों का कंटेंट आप जो है वो प्लॉट करते हैं। अब इसको करने के लिए यू वुड बी अगेन रिजॉर्टिंग टू सम ऑफ द टूल्स जिसके अंदर आप जो है वो ये इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इट माइट बी इनफॉर्मल डिस्कशन है क्वेश्चनेयर्स की फॉर्म में, ऑडिट्स रिपोर्ट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, फॉर्मल इंटरव्यूज है, टेस्ट है, और फोकस ग्रुप डिस्कशंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं टू आंसर दोज रेलेवेंट क्वेश्चंस। थोड़ा सा हम बात करेंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से। पहली चीज तो ये कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमारी जान नहीं छोड़ेंगे जब भी हम चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे हम रियल के जो है वो लाइफ में बात करें, ठीक है ना। तो एक अच्छे करिकुलम के लिए अगर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सही सेट नहीं है, वेल रिटन नहीं है, तो वो दे पूरा करिकुलम जो है वो नॉन इम्प्लीमेंटेबल फेज में ही रहेगा, बिकॉज आप कभी भी जो है ना उसके डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो CHP का वन ऑफ दी जो एक फाउंडेशन जो मतलब आप समझें कि एक जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि पार्टिसिपेंट शुड बी एबल टू राइट वेल रिटन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि जब तक ये सही नहीं होगा फोकस एंड करिकुलम नहीं आएगा। हमने पुराना भी कर्न स्टेप देखा था, तो कर्न स्टेप में भी जो है वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव वेल निटेड लिंक के साथ रहता है, ठीक है ना। और जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे तो यू आर एबल टू सिलेक्ट दी राइट जो है ना टीचिंग मेथडोलॉजीज, और उसी से फिर आप राइट असेसमेंट मेथडोलॉजीज को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एजुकेशनल गोल की बात करें तो ये एक ब्रॉड ओवर आर्चिंग स्टेटमेंट होती है जो आउटलाइंस करती हैं डिजायर्ड लॉन्ग टर्म आउटकम्स को, प्रोग्राम के, करिकुलम या लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, जबकि जो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड टाइम बाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं। हु विल डू हाउ मच बाय व्हाट टाइम, ये यूजली जो होता है वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। और फिर उसके बाद यू ऑल्सो लुक एट कि इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स या बिहेवियर्स की फॉर्म में हम स्पेसिफिक कैसे इसको अचीव करते हैं। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जैसा कि गोल्स जो होते हैं थोड़े जो होते हैं वो वास्ट ब्रॉडन आउटकम्स होते हैं, जबकि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल होते हैं। एजुकेशनल गोल जो हैं वो लॉन्ग टर्म विजन के बारे में बात करते हैं, दे आर ब्रॉड एंड जनरल होते हैं, ये डायरेक्शन एंड पर्पस जो है वो देते हैं। इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है एज अपोज टू टैक्टिकल। टैक्टिकल जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स वो आपको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। दूसरा फिर इसके अलावा बात ये है कि ये मेजर करना गोल थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो मेजरेबल होते हैं, लेकिन डिराइव जो आप गोल्स को करते हैं वो आप ऑब्जेक्टिव से ही करते हैं, बिकॉज वो ही आपको डायरेक्शन जो है वो सेट करके देता है। जो गोल्स हैं वो आपके ओवरऑल करिकुलम को गाइड करेगा, और जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपकी इंडिविजुअल लेसन प्लानिंग असेसमेंट्स को करेगा। जो गोल है वो आपके इंस्टीट्यूशन मिशन एंड विजन को जो है वो सपोर्ट के लिए करता है, जबकि जो ऑब्जेक्टिव है वो गोल को करता है। तो यानी कि सब चीज़ें आपस में जो है वो लिंक होती हैं। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो है वो होलिस्टिक अचीवमेंट के लिए हम गोल्स को देखते हैं, जबकि उसके स्मॉलर स्टेप्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की हेल्प जो है वो लेते हैं। अब हमारे पास वेरियस एजुकेशनल स्ट्रेटजीज होती हैं बोथ कंटेंट्स और मेथड्स के हवाले से। जब हम डेटा गैदर कर रहे होते हैं तो हम ये कंटेंट क्या कवर्ड किया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा,
ये सारा कुछ करिकुलम में ब्रॉडली डिफाइन होगा। टू नैरो होगा तो करिकुलम अगेन विल लैप्स, ओवर कंटेंट हाई होगा तब भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज टाइम बाउंड होगी, रिसोर्स कंस्ट्रेंट होंगे। तो आपको एक बैलेंस जो है वो करिकुलम में हमेशा देखना होता है कि अचीवेबल क्या है। कुछ चीज़ों के लिए आपको इसीलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए होती है। तो ये जब आप इसको डिवाइड करते हैं वेरियस ईयर्स में, तो ये आपको हेल्प कर देता है प्लानिंग के अंदर। और के कंटेंट्स को ये भी देखना होता है कि किस तरीके से मैं कंटेंट जो है वो रिप्रेजेंट्स हो रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं कि कौन सा मेथड चूज करना है हमें, ठीक है ना, तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट की जो है वो ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स एंड एजुकेशनल मेथड्स में जो एक अलाइनमेंट आपके पास होनी चाहिए। आपको एक ही चीज को पढ़ाने के लिए मल्टीपल टीचिंग मेथड्स को यूज करना पड़ता है। और थर्ड चीज ये है कि वो फीजिबल भी हो। आप हो सकता है कि किसी एक चीज को पढ़ाने के लिए आपके पास टीचिंग मेथडोलॉजी बहुत सुपर्ब है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में उसकी रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाह रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, वेरियस ड्रग्स ऑन कार्डियक, उस पर पढ़ाना चाहते हैं, और उसके लिए आप जो है वो हाई फिडिलिटी सिमुलेटर्स यूज करना चाह रहे हैं। लेकिन आपके पास अगर हाई फिडिलिटी सिमुलेटर्स नहीं है, आपके पास लैब नहीं है, तो आपके लिए वो पढ़ाना मुश्किल होगा और फीजिबल भी नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, उसमें फिर आपके पास ऑप्शंस ये होते हैं कि आप कोलैबोरेट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट्स के साथ, अगर इफ पॉसिबल फॉर यू, तो आप उनको अगर बहुत स्पेसिफिक है तो वहां पे जाके भी करा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों को का ख्याल रखा जाता है जब आप एजुकेशनल मेथड्स को चूज कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट है, इसको जरा सा गौर से देखिएगा व्हाट इट डज, कि कोई भी हम टीचिंग मेथड हमारी है वो हमारी किस चीज़ को जो है वो ज़्यादा जो है वो सपोर्ट कर रही होती है। स्टूडेंट अगर आप इंडिविजुअल रीडिंग टाइम अगर देंगे तो उसकी इफेक्ट उसकी कॉग्निशन के ऊपर ज्यादा आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे नहीं आएगा। ठीक है ना, अफेक्टिव डोमेन्स और साइकोमोटर स्किल्स को डेवलप ज्यादा नहीं कराएगा। लेकिन एज अपोज टू अगर आप उसको वही टीम बेस्ड लर्निंग करवाएंगे तो उसकी एटीट्यूड, अफेक्टिव रिफ्लेक्शन राइटिंग के थ्रू आप अपने एटीट्यूड्स को बेहतर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से वेरियस स्ट्रैटेजीज जो हैं वो वेरियस आपकी टूल्स को जो है वो इन्हांस करेंगे। अगर आपको फोकस स्किल है तो आप उसको वर्क प्लेस बेस के ऊपर टीचिंग्स और रियल लाइफ में सुपरवाइज क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस देंगे, उससे उसके साइकोमोटर्स भी बढ़ेंगे और बिहेवियर परफॉर्मेंस स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। तो डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके हिसाब से आपने टीचिंग मेथडोलॉजीज को जो है वो आपने जो है डिफाइन करना है। तो ये अलाइनमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स लिखें तो आपने देखना है कि इसकी अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथडोलॉजी क्या होगी और उसका इफेक्ट ऑन आपकी लर्निंग पे क्या होगा। अगर आपका फोकस जो है वो कॉग्निशन है तो आपने ये देखना है कि क्या टीचिंग मेथडोलॉजी हमने सही जो है वो सिलेक्ट की भी है कि नहीं। जब हम इम्प्लीमेंटेशन फेज की बात करते हैं कि आपके पास ज़रूरी है कि सफिशेंट रिसोर्सेज मौजूद हो, और हर इदारा जो होता है उसकी एक अपनी एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डायनेमिक्स होती हैं जो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करें, और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे एक नया करिकुलम हो चाहे एक पुराना करिकुलम, और उसको आप ट्रू स्पिरिट में आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं विदाउट दी पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तभी जब हम बात करते हैं इन जगहों पे तो हम लीडरशिप की भी बात करते हैं। आप सब लोग माशाल्लाह सब इंस्टीट्यूट में एक वेल रिनाउंड पोजीशंस पे मौजूद होते हैं। तो आप लोग को एज ए इन सारी चीज़ों को सिखाने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि जब भी आप व्हेन यू गो बैक टू योर इंस्टीट्यूट, यू टेंड टू फोकस के हाउ आई एम गोइंग टू मूव, मतलब है कि हेल्प स्टैब्लिश दिस करिकुलम। तो उसके लिए आपको पॉलिटिकली, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है वो चाहिए होगी। तो एक जस्ट एक चेकलिस्ट है कि अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें पहले रिसोर्सेज को ढूंढना है कि रिसोर्सेज हमारे पास है कि नहीं है। जाहिर सी बात है कोर्स को रन करने के लिए आपको फैकल्टी भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए, फंडिंग्स भी चाहिए। फिर आपको सपोर्ट चाहिए होगी, इंटरनल सपोर्ट और एक्सटर्नल सपोर्ट। आप एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं तो आपको ये कि बाहर से फैकल्टी चाहिए। ठीक है, आप इंटरनल एग्जाम करा चला रहे हैं तो आपको लोग चाहिए जो
कोई प्रोग्राम डायरेक्टर बनने को राजी भी हो, कोई HOD बनने को भी राजी हो, बिकॉज ये एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं। कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, दे डोंट वांट टू डू इट। फिर अगर ये है कि अगर डीमोटिवेटेड पर्सन जो है वो प्रोग्राम डायरेक्टर है या चेयर है, सो इट अगेन एड्स टू अ वेरी डिजास्टर्स रेसिपी, वो ऐड कर देता है। प्लस फिर आपको मैकेनिज्म चाहिए जो करिकुलम को सपोर्ट करे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, स्कॉलरशिप के थ्रू जो है वो आप करना चाह रहे हैं। फिर कभी कभार आपको पायलटिंग भी करनी होती है, आप बैरियर्स की असेसमेंट होती है कि बैरियर्स क्या क्या आएंगे रास्ते में। तो ये एक सॉर्ट ऑफ अ मिनी चेकलिस्ट है कि आप इसको जो है वो कैसे जो है वो देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं थोड़ी सी थोड़ा सा इवैल्यूएशन एंड फीडबैक के हवाले से। कोई भी करिकुलम जो है जब हम उसको इम्प्लीमेंटेशन के फेज तक आप ले आते हैं, उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन एंड फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जब तक इवैल्यूएशन होती क्या है, लोग इसको असेसमेंट के साथ जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो इवैल्यूएशन बेसिकली जो है ये आइडेंटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द मेरिट ऑफ वर्थ ऑफ व्हाट इज बीइंग इवैल्यूएटेड। ठीक है ना। तो अगर इसको ट्रू स्पिरिट में देखा जाए कि ये है क्या, ये बेसिकली बात करता है उन क्राइटेरियाज की और उन प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस की कि जिसके अंदर जो है वो यू टेंड टू सी के हमारा प्रोग्राम जो है वो उसी पर्पस में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरा क्या है कि फीडबैक जो होता है वो एक वन ऑफ द कोर समझेंगे सब्सटेंस है ऑफ आवर प्रोग्राम। यानी कि फीडबैक आपने जो है वो रेलिवेंट टीचर से भी लेना है, फैकल्टी से भी लेना है, स्टूडेंट से भी लेना है, स्टेक होल्डर से भी लेना है। ठीक है ना। टू आइडेंटिफाई कि इसमें गैप्स और इश्यूज कहाँ कहाँ पर है, एंड देन उसके ऊपर जो है आप अपने प्रोग्राम्स को बेहतर करते हैं। ठीक है। तो करिकुलम इवेलुएट कैसे होगा, आप यूजर्स आइडेंटिफाई करेंगे और उसके यूजर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यूजर्स कौन कौन से हैं, यूजर्स में स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। ठीक है ना। उसके यूज किधर हो रहा है, ये करिकुलम इस्तेमाल किधर होगा। ठीक है ना। MBBS प्रोग्राम के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए उसको रन करने की रिसोर्सेज जो थी वो क्या चाहिए होंगी आपको। आप इवैल्यूएशन डिज़ाइन कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे जैसे मॉडल्स अप्लाई होते हैं। कर्व प्रैक्टिक एक बहुत कॉमन मॉडल है, वो यूज़ किया जाता है। उसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो एक प्रोग्राम इवैल्यूएशन में हेल्प करते हैं। ये स्टूडेंट की असेसमेंट और करिकुलम की जो इवैल्यूएशन है, दोनों में फंडामेंटल प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा है। इवैल्यूएशन जो है ना, ये बेसिकली एक अम्ब्रेला है जिसमें आप अपने प्रोग्राम की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंसेस को जो है वो जज कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसके जो टूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए आप उसके लिए वेरियस मेथड्स जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट्स अलग यूज़ करते हैं जिससे आप डेटा को गैदर करते हैं। ठीक है ना। इसमें आप एथिकल कंसर्न्स, कंसिडरेशन जो आ रही होती है करिकुलम में, उनको भी देखते हैं। फिर आप डेटा कलेक्ट करके, एनालाइज करके आप अपने रिपोर्ट्स को फिर जो है ना वो रिपोर्ट को रिजल्ट जो भी होते हैं उनको फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के साथ जो है शेयर करते हैं कि इस प्रोग्राम को रन करने में आपको चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, इसको बेहतर कैसे किया जाएगा, और इसको फर्दर रन करने के लिए, बेहतर रन करने के लिए हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए। तो इट बेसिकली प्रोवाइड्स अ मैप कि जो है ना कि हम अपना नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं उनको कैसे जो है हम रिव्यू कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, इमेजिन के एक इसकी यही जो हमने करंट 6 स्टेप्स की हमने बात की है कि किसको अगर हम रेजिडेंट्स के स्किल करिकुलम पे अप्लाई करते हैं तो जहाँ पे हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में जाएंगे तो हमारे सर्वे ने बताया कि डिस्क्राइबिंग के प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल इज लैकिंग। ठीक है ना। Based upon the results of use strategy, training of medical students in this area has potential to improve confidence and performance। ये हमें मिला बुलेट पॉइंट है फ्रॉम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नीड असेसमेंट पे। फिर हमने जब टारगेट नीड असेसमेंट की तो हमें पता ये चला कि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग है ही नहीं, और जो भी स्टूडेंट जो सीख रहा है वो इनफॉर्मल तरीके से जो सीख रहा है। ठीक है ना। और दूसरा हमने ये देखा कि जो करिकुलम, ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वन ऑफ द इसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो कि PMC डॉक्यूमेंट के अंदर भी जो मिल रही है। ठीक है ना। तो फिर हमने अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए कि मेडिकल स्टूडेंट शुड लर्न डिफरेंट स्ट्रेटजीज वो करेंगे, और फिर वो क्या क्या चीज़ें लर्न करेंगे कि वो पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच के साथ इंटरव्यूइंग स्किल्स हैं, उनकी स्पेसिफिक गोल वैल्यूज हैं।
Yes, and they will respond to emotions. कैसे, ये फिर हम इनको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने इसके सेट किए। फिर इसको पढ़ाने के लिए हमने एजुकेशन स्ट्रेटजीज अपनी डिज़ाइन की कि हम इनको जो है वो स्किल लैब में सिखाएंगे और उनकी इवैल्यूएशन जो है हम ऑस्की के थ्रू करेंगे, ठीक है। और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफरेंट सेशंस हम कराएंगे, फिर हम पोस्ट एग्जाम ऑस्की एनालिसिस करेंगे और इसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए हम पोस्ट एग्जाम ऑस्की परफॉर्मेंसेस को करेंगे और सर्वेस को रन करेंगे। ये एक आपको एक जस्ट टू गिव यू अ नटशेल कि हमारे पास अगर हम ये कर्न के जो हमने 6 स्टेप्स अभी देखें करिकुलम डेवलपमेंट के, अगर हम उसको करते हैं तो ये हम प्रैक्टिकली कैसे इनको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी आप एक टूल यूज़ करते हैं, आप सर्व करेंगे तो आपको और भी हो सकता है कि रेलिवेंट टूल्स वगैरह मिल जाए। व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके लिए क्या है। लेकिन CHP के स्कोप के अंदर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो की टर्म्स हैं ये क्या कैसे काम करती हैं, इनमें इंटरेक्शन कैसा है, और जो आपका करिकुलर डॉक्यूमेंट है उनमें इन चीज़ों के बारे में तस्करा है कि नहीं है। और अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को बेहतर करना चाहते हैं तो हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड इट अप, इसमें ये कुछ आपको स्ट्रेटजीज जो है वो प्रोवाइड कर देता है। जब भी आप एक इफेक्टिव करिकुलम की बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि करिकुलम मेंटेनेंस रन करने के लिए और उसको इन्हांस करने की स्ट्रेटजीज इन प्लेस में हो। तो यू नीड टू हैव रेगुलर रिव्यू एंड असेसमेंट पॉलिसीज जो है इन प्लेस हो। आप रेलेवेंट स्टेक होल्डर से फीडबैक लेते रहें, स्टूडेंट्स का है, फैकल्टी का है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनका जो है वो फीडबैक जो है वो चलता रहेगा साथ में। एंड देन आपको जो आपके पास जो डेटा जो आएगा उसको एनालाइज करेंगे एंड देन फॉलोड बाय जो एजुकेशनल गोल्स के साथ उनकी अलाइनमेंट को जो है देखा जाएगा। तो जो मैंने आपसे बात की थी शुरू के अंदर के जो है जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आपको मेंटेनेंस एनहांसमेंट के साथ साथ वो आपको एक डायरेक्शन किबला जो है वो सेट करने में हेल्प करते हैं। तो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट कि क्या करिकुलम इफेक्टिवली मेंटेन रह भी पाएगा कि नहीं रह पाएगा, एक बहुत अच्छा करिकुलम बना हुआ हो लेकिन उसके लिए आपके पास स्ट्रैटेजीज ना हो कि उसको इफेक्टिवली आप उसको मॉनिटर कर सके और बेहतर कर सकें, तो वो कुछ दिनों के अंदर जो है वो डाई डाउन कर जाएगा। फिर उसके बाद यू नीड टू एडेयर टू सम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। हम लोग बात करते हैं, अगर अंडर ग्रेजुएट पे बात करते हैं तो हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स जो ड्राइव होते हैं वो PMDC से आते हैं। और इसके अलावा अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट पे चले जाते हैं तो वो स्टैंडर्ड्स हमारी रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हायर एजुकेशन कमीशन है, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स मौजूद होते हैं। तो उनको अगर आप कोई भी करिकुलम आप रन कर रहे होंगे तो आपने उन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखना है कि उनकी जो है वो वायलेशन जो है वो ना हो रही हो। फिर देन यू नीड टू सी के वेयर इज के टेक्नोलॉजी इनोवेशन इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एंड उनमें फिर गैप्स कहाँ पर आ रहे हैं, उन गैप्स को आप फिल अप कैसे कर सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है करिकुलम मेंटेनेंस के लिए। एंड देन उसमें करंट रिसर्च क्या है, ट्रेंड्स क्या हैं। जैसे कोविड आया, कोविड की वजह से लेक्चर्स जो थे वो फिजिकल लेक्चर्स बंद हो गए, हम सब जूम पे शिफ्ट हुए और अभी आज भी जो हम अपने सेशंस ले रहे हैं वो ऑनलाइन पे गए हैं बिकॉज ये टेक्नोलॉजी को पुश किया गया, बिकॉज के रिसर्चर्स ने साबित किया कि जी कि हम वी कैन डू इट द अदर वे अराउंड एज वेल। तो आपने टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना है, रिसर्च जो करंट प्रैक्टिस ट्रेंड्स हैं उनको एम्ब्रेस करना है ताकि आपका करिकुलम सक्सेसफुली जो रन करता रहे। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस। आपको डिसिप्लिन्स, आप जो भी लिएजॉन डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना, अगर आप सर्जरी से आपका ताल्लुक है या मेडिसिन से आपका ताल्लुक है तो यू कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। तो जैसे जनरल सर्जरी कोई चीज़ पढ़ा रहा है तो हो सकता है उसको कुछ टॉपिक्स में हेल्प के लिए उसको जो है वो ऑर्थोपेडिक्स की ज़रूरत है, वैस्कुलर की ज़रूरत है। Good. फिर इसके बाद आ जाती है फैकल्टी प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अभी करंट CHP प्रोग्राम्स जो हैं जो रन हो रहे हैं उनका एक मकसद जो है वो फैकल्टी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी है, तभी PMDC ने सबको बाउंड किया है कि आप ये CHP कोर्सेज करें। उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आप लोग करिकुलम को अच्छे से समझेंगे और उसकी मेंटेनेंस में जो है वो हेल्प कर सकेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है देखा जाता है।
फिर उसके बाद आ जाता है कि एक फीडबैक मैकेनिज्म इन प्लेस हो। कोई भी कोई नया कंपोनेंट आता है करिकुलम के अंदर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी पायलटिंग जो है वो आप अच्छे से कर सकें। तो पायलटिंग करेंगे, हो सकता है आप ट्रबल शूट करें। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें रिसोर्सेज बहुत इंटेंस होती हैं, कुछ में कम होती हैं, तो उसके हिसाब से आप पायलट करके देखते हैं कि आपको ट्रबल शूटिंग क्या है, उसके हिसाब से अपने रिसोर्सेज को बिल्ड करते हैं। तो अप्लाई करने से पहले करिकुलम की कोई नए कंपोनेंट को आपको अपनी रिसोर्सेज और चीज़ों को इन प्लेस करना है। तो पायलटिंग इज़ वन ऑफ द वेरी गुड मेथड्स कि जिसको आप इस चीज़ को देख सकते हैं। प्रोग्राम अच्छा रन कैसे कर रहा है, कभी किसी से मदद लेने में जो है ना वो कोई ऐप नहीं होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम योर कोलीग्स अदर इंस्टीट्यूट से, कि डॉक्टर मुनीब को बुला लिया, डॉक्टर फैसल को बुला लिया कि सर आके ज़रा हमारा कोर्स देख लें, हमारा प्रोग्राम देख लें, जस्ट गिव अस एन ओवरव्यू कि इससे पहले इंस्पेक्शन टीम आए। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू लुक एट इट। एंड देन यू हैव के आपके पास जो है वो एडेप्टिव लर्निंग की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है नहीं हो रही है, फिर लॉन्ग टर्म आपकी क्या प्लानिंग्स हैं वो उनको कंसिडरेशन में लेके आना है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन ऑफ चेंजेस हो, यानी कि तक जो चेंजेस हो वो सब इंस्टीट्यूट में नज़र आ रही हो। एट टाइम्स होता ये है कि जब आप समझते हैं कि कोई चीज़ बेहतर होनी चाहिए और फैकल्टी उसके हवाले से कोई सजेशंस देती है और उस सजेशन पे चेंज भी होता है, लेकिन वो फैकल्टी को इतना विजिबल या जो ग्रुप जो फैकल्टी मेंबर्स हैं बाकी को नज़र नहीं आता, तो वो एट टाइम जो होता है वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। या स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कोई चीज़ रिक्वेस्ट की, उनको नज़र नहीं आ रही और वो है दे आर राइट ऑन द पॉइंट कि करिकुलम में ये चीज़ें हैं और इस तरीके से होनी चाहिए। तो जो आपका चेंज जो है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर हो कि स्टूडेंट्स उसको देख के अप्रिशिएट भी करें कि हाँ जी चेंज नज़र आ रहा है। एंड चेंज इज गुड, हमेशा चेंज जरूरी नहीं है कि चेंज बुरा होता है, बट चेंज इज ऑल्सो गुड इन मेनी ऑफ द इंस्टेंसेस, एज लॉन्ग एज कि आपके एजुकेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अलाइनमेंट के साथ चीज़ों को आप चेंजेस करते जा रहे हैं, तो यू हैव अ वेरी रोबस्ट करिकुलम इन प्लेस। तो वो विजिबल चेंजेस ज़रूर नज़र आने चाहिए। दूसरा, आप ऑलवेज इनकरेज करें फैकल्टी को कि वो कोलैबोरेट करें विद इन द इंस्टीट्यूट, आउटसाइड द इंस्टीट्यूट। तो वो इट्स पायलटिंग एवेल्युएशन की बात है। और दूसरा, एट द एंड ऑफ द डे इसको ये कंटिन्यूस साइकिल है। आप करने को आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, करने को आप स्मॉल कॉन्क्रीट स्टेप्स के ऊपर काम कर भी कर सकते हैं। आपने देखना है कि आपके लिए क्या चीज़ मैटर करती है। सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस पे मेहनत करें। इंडिविजुअल्स जो है वो अब आइसोलेटेड मेहनत पे ज़्यादा नहीं चल पाते, तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी टीम्स बनाएं। टीम्स के साथ साथ जो है वो लोग जो मोटिवेटेड हों, प्रोसेसेस पे फोकस करें, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। एज एन इंडिविजुअल फैकल्टी अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप टायर्ड ऑफ हो जाएंगे, और अगर आपके पास सपोर्ट भी नहीं है आप डीमोटिवेटेड होकर कुछ दिनों के बाद काम बंद कर देंगे। लेकिन इफ़ यू हैव अ टीम इन प्लेस, you you have a system and processes that supports and it is being supported by the faculty है, दूसरी फैकल्टी मेंबर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज उसको सपोर्ट कर रहा है, आपके डिपार्टमेंटल एचओडी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो है वो लेकर के आएगा।